12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र जिस पर लगातार बीजेपी की तरफ से मुस्लिम लीग की छाप होने का आरोप लगाया जा रहा है, उसी कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। जोरदार अंदाज में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए, प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। देखिए किस तरीके से वहां मौजूद पुलिस जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से खदेड़ने का काम कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर। और कांग्रेस का ये घोषणा पत्र, देश को तोड़ने वाला घोषणा पत्र, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र कसाब की सोच को भारत पर लागू करना चाहती है। उनका घोषणा पत्र केवल व केवल मुस्लिम लीग का एजेंडा और जॉर्ज सोरस का टूल किट से ज्यादा कुछ नहीं है। टूल किट से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है सर, पंजाबी ये तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करती हुई। बीजेपी के बड़े नेता तरुण चुग भी यहां पर कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नजर आए और उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इस पर पूरी तरीके से मुस्लिम लीग की छाप, देश को बांटने वाला ये घोषणा पत्र। अब मैं आपको जल्दी से बिहार लेकर चलती हूं, जहां भागलपुर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। टिप्पणी होती थी, आपका कहना होता था कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये सभी राजनेता बेईमान हैं, इसके ढर्रे में कोई फर्क नहीं आएगा। एक उदासीन मानसिकता में आप जी रहे थे। सब बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आ जाए कोई चला जाए। ये मानसिकता साधारण व्यक्ति की, भारत के राजनीति के मानवीय की बनी हुई थी। लेकिन 10 साल में यह अंतर आ गया कि आज भारत का साधारण मानवीय भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ खड़ा होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। यह बदलता भारत है, यह बदलता भारत है। आज लोग संकल्प ले रहे हैं कि भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। यही बिहार की तस्वीर, मैं तो यहां मेरे बचपन के 20 साल गुजरे, मैंने देखा है वो भारत, और मैंने वो भागलपुर भी देखा है। मैं आज चर्चा कर रहा था, मैंने सम्राट जी को कहा भागलपुर की सड़कें बदल गई हैं। नहीं तो पहले पता नहीं चलता कि था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। मैंने वो भी दिन देखे। लेकिन आज बदलता भारत, बदलता बिहार, बदलता भागलपुर, ये भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। और ये अंतर राजनीतिक सोच के कारण आया, राजनीतिक तौर तरीके के कारण आया, राजनीति की संस्कृति के कारण आया। पहले आप चुनाव में पूछा करते थे कौन जाति है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, गंगा के ई पार का बा कि ऊ पार के बा, दियरा के है कि कहां का है। आज विकासवाद की राजनीति हो रही है। अभी सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने जितने मुद्दे रखे सब विकास के रखे। अभी अजय मंडल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा। यह विकासवाद की राजनीति आज राजनीतिक दृष्टि से यह बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है। बिहार के भागलपुर से आप जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष को सुन रहे थे। और अब वहीं बिहार की एक और सीट पूर्णिया में आपको लेकर चलूंगी। पप्पू यादव की निर्दलीय उम्मीदवारी इसी पूर्णिया लोकसभा सीट से है, जिसने यहां लोकसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में पप्पू यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जीतेंगे। सुनिए। 26 अप्रैल को पूर्णिया में वोटिंग है, ये हॉट सीट बन गई है। पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं यहाँ से।
वहीं यहाँ पर महागठबंधन से आरजेडी प्रत्याशी हैं बीमा भारती और संतोष कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं जेडीयू के। देखिए आज पूरे दमखम के साथ पप्पू यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज दूसरे चरण का चुनाव प्रचार शाम में थम जाएगा। पप्पू यादव शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपन जीप पर रोड शो कर रहे हैं। पप्पू जी रोड शो आप कर रहे हैं, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, दूसरे चरण का भारी भीड़ उमड़ी है, आपको जनता का लगता है पूरा प्यार मिल रहा है? सर आज आप मेरे साथ रहिए, देखिएगा, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ। जनता का प्यार तो वैसे ही आप रैली देख चुके हैं, नॉमिनेशन देख चुके हैं और वैसे आशीर्वाद यात्रा देख चुके हैं, आशीर्वाद देख चुके हैं। अगर आपको हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, आप बार बार कह रहे हैं कि पूर्णिया को बेटा चाहिए। सर कोसी सीमांचल पूर्णिया को बेटा चाहिए। ये लड़ाई मान सम्मान की हो गई, ये पूर्णिया के मान सम्मान की लड़ाई हो, ये पप्पू की लड़ाई नहीं रही। क्या जेडीयू आरजेडी बहुत पीछे छूट गई है? ये तो जनता बताएगी, लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि कोई भी दल यहाँ ना आशीर्वाद ले पाया ना दिल में जगह बना पाया। तेजस्वी का एक बयान आया तो राजद कह रही है कि उनके बयान को तोड़ ममोड़ के पेश किया गया। राजद कह रही है कि तेजस्वी ने यह कहा कि अगर आप इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती को नहीं चुनते हो तो इसका मतलब आप एनडीए को चुन रहे हो। सो तेजस्वी ने यह नहीं कहा कि आप एनडीए को चुनो। भैया आप उनका बयान देख लीजिए, उन्होंने तो कहा साफ साफ कह रहा हूँ, और एक बार कहा गया कि कई बार दोहराया गया है, एक बार बोला गया है। जानकी नगर में भी वो बोले इंडिया नहीं तो एनडीए, फिर कोरहा में बोल उन्होंने साफ शब्दों में कहा। आप इसको देख लीजिए। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंगलसूत्र वाला बयान है चुनावी कैंपेन में, वो बहुत गर्मा गया है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार कर दिया है। प्रियंका गांधी कह रही है मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व अगर समझते तो ऐसी अनैतिक बातें तो कम से कम नहीं करते। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हो गया। जब जंग हुई थी तो इंदिरा गांधी ने अपना सोना दान कर दिया था। देश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है, क्या कभी किसी ने आपका मंगलसूत्र छीना है? ये सवाल पूछ रही हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो प्रियंका गांधी का ये बयान, और इस पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी की उम्मीदवार है मथुरा से हेमा मालिनी, मंगलसूत्र पर पीएम मोदी के बयान को कह रही है शर्मनाक जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। पीएम मोदी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हमारे साथ हेमा मालिनी जी हैं। हेमा जी, आपने ऐसा क्या किया है 14 में 19 में जीती कि इस बार मथुरा की जनता आप पर भरोसा करे? हाँ जी, भरोसा इसलिए कर रहे हैं और हमें 2 बार उन्होंने जिताया है, क्योंकि पहली बार जो काम हुआ उससे बहुत ही खुश होके दिया है सेकंड टाइम। तो सेकंड टाइम से मैंने अभी सेकंड टाइम में भी इतना काम हुआ है कि हमारे पास, अभी मैं आपको इस छोटा सा इस इंटरव्यू में बयान नहीं कर सकती हूँ। हमारे पास बहुत सुंदर सा एक बुकलेट है, उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के उसके हिसाब से आप बात कीजिए या सवाल करिए। तो आपके मुकाबले में यहाँ जो विपक्षी पार्टी है कहीं खड़ी होती है, नहीं खड़ी होती?
नहीं, विपक्ष के लोगों का खड़ा होना उनका धर्म है, वो क्यों नहीं खड़े रहेंगे, उनका भी होना चाहिए। मुकाबला मानती हैं आप, किसी से है, चुनौती है आप? मुकाबला नहीं मानूंगी, क्योंकि उनके पार्टी में से ऐसा कुछ अद्भुत काम कुछ किया नहीं है आज तक। जो जितना समय मिला उनको, उसको उन्होंने दूसरी चीज़ों में यूज़ किया जनता के लिए। जनता बोले कि वाह क्या किया है हमारे लिए, ऐसा बोलने लायक कुछ नहीं है। जो हमारे मोदी ने किया है, कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी जी महिलाओं को वोट के लिए गुमराह कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अभी शर्म की बात आई डोंट नो, अभी इस बयान के बारे में मैंने अभी तक सुना नहीं, तो मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। तो आपने हेमा मालिनी को सुना, जो साफ तौर पर कह रही है कि जिस तरीके से वो मंगलसूत्र वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, और उस पर जो विपक्ष कांग्रेस खासतौर से प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसी मुद्दे को लेकर मुझे लगता है जरा चर्चा कर लेते हैं हम। सवाल जिस पर अब हम फोकस करने जा रहे हैं वो ये कि चुनावी रण में मंगलसूत्र, ये 24 विजय का सूत्र इसके जरिए तलाशा जा रहा है। विनोद जी, देखिए, मंगलसूत्र और विजय सूत्र, मंगलसूत्र तो अपने आप में मंगल का प्रतीक होता है। हाँ जी। तो अब प्रधानमंत्री जी ने उसका एक रेटोरिक है, वो उन्होंने चूंकि उनका कांग्रेस पर हमला करना था तो उन्होंने मंगलसूत्र का जिक्र कर दिया। उसी शैली में प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया, ज़्यादा इमोशनल बना दिया उसको अपनी माँ का मंगलसूत्र करके। तो चुनाव में इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, चुनाव सिर्फ किसी एक मुद्दे पर नहीं होता है। किसी भी चुनाव में तमाम सारे मुद्दों को मिला करके लोग अपना मानस बनाते हैं और उसके हिसाब से वोट देते हैं। तो इसलिए इस चुनाव में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें मंगलसूत्र भी एक मुद्दा हो गया। मंगलसूत्र से मतलब जो कांग्रेस ने आर्थिक सर्वे वाली बात कही है, उसको बीजेपी एक मुद्दा बना रही है। उसमें सैम पित्रोदा का बयान भी आ गया, प्रियंका गांधी का बयान भी आ गया, सबके तड़के लग गए। अब ये जनता किस रूप में इसको लेती है, कैसे बाय करती है, ये नतीजों से पता लगेगा। ठीक है, लेकिन अभिज्ञान जी, ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ये तो पहले ही आ चुका था, लेकिन ये जो पूरी की पूरी आर पार है वो फर्स्ट फेज का वोटिंग हो गई, और उसके बाद सेकंड फेज से पहले ये जिस तरीके का घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप इसे रीड कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रुमाना। अगर आप ऑब्जर्व करिए कुछ लोकसभा चुनावों को बड़े पिछले कुछ सालों से जी, ये एकदम स्पष्ट हो गया है। देयर इज अ डिफरेंशियल फेज पैटर्न नाउ व्हिच इमर्ज। मतलब आपको शुरुआत में कोई चीज़ अपने हक में जीतते हुए आप नजर आएंगे और अंत होते होते तक वो बदल सकता है। तो बहुत सारे रणनीतिकारों ने ये तरीका बनाना शुरू किया है और बड़ी पार्टियां इसको इम्प्लीमेंट करती हैं कि फेज टू फेज कोई ना कोई मुद्दा लेके कीप द कॉन्टेस्ट अलाइव। ये नहीं देखना चाहिए क्योंकि कब किसका मानस बदल जाए। ये देश के वोटर बहुत यूनिक तरीके से भी कभी वोट करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि एक सिंगल पैटर्न पे कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। आप हर उसको ऑब्जर्व करिएगा, फेस को कोई ना कोई एक मुद्दा उसमें से इमर्ज करेगा, चाहे विपक्ष की तरफ से करे, चाहे सरकार के रिएक्शन से करे, ताकि वो एक यूनिफॉर्मिटी अब नहीं होती है। ईच फेज is treated like that one particular election। ठीक है, और मेरे ख्याल से शुक्ला जी कि यहाँ पर ये जिस तरीके के मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं, इसमें हार और जीत से ज्यादा जो कोशिश है वो इस बात की कि कम से कम लोग घर से बाहर तो निकलें, कम से कम लोग वोट तो दें, उस पर फोकस रखकर ये मुद्दों का चुनाव किया जा रहा है। यहाँ पर जो चुनाव सभाओं में, रैलियों में जिनको उठाया जा रहा है, सिर्फ इस बार नहीं, 2014, 2019 और अब 24, ये तीनों चुनाव आप देखिए तो मुद्दा नरेंद्र मोदी ही सेट करते हैं और उसी मुद्दे पर विपक्ष आता है और विपक्ष आके उस पर सफाई देता है और नरेंद्र मोदी उसको लेके आगे बढ़ते हैं। यदि विपक्ष की तरफ से कोई इशू उठाया भी गया तो नरेंद्र मोदी उसको अपने लिए पॉजिटिव में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे परिवारवाद की बात आई तो मोदी का परिवार, आज देखिए आज हैशटैग बन चुका है, पूरा भाजपा उसको अपने यहाँ लेके चल रहा है, मोदी का परिवार। इस बार भी उन्होंने जो महिलाओं का इशू उठाया है वो बिल्कुल सबसे संवेदनशील मुद्दा है और मोदी की बात इसलिए प्रभावी तरीके से साबित होती या घर करती दिख रही है क्योंकि मोदी ने महिलाओं के मुद्दे को उसी संवेदना के साथ सरकार में इम्प्लीमेंटेशन किया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे लखपति दीदी योजना हो। तो सवाल फिर वहीं पे आता है कि क्या कांग्रेस वो विश्वसनीयता साबित कर पाएगी? आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, और इसीलिए सवाल ये बड़ा हो जाता है कि मोदी, मंगलसूत्र, मुसलमान, मतलब कुल मिलाकर जो बीजेपी की स्ट्रेंथ है अब उस पर
पार्टी खेलती हुई चुनाव में नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शीला दीक्षित की जब सरकार थी दिल्ली में, उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान, पार्टी छोड़ दी है उन्होंने। ये बड़ी खबर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से उदित राज को जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, इसी से नाराज होकर राजकुमार चौहान ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, अभी तक तो सड़क पर उतरकर उदित राज, कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, अब ये तो ऐसा लग रहा है इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। बिल्कुल झटका है दिल्ली कांग्रेस के लिए और राजकुमार चौहान काफी कद्दावर नेता हैं। वो 1993 से 2013 तक मंगोलपुरी सीट से विधायक रहे, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे और इस बार वो उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से टिकट मांग रहे थे पार्टी से, लेकिन पार्टी ने उदित राज को टिकट दे दिया जो बीजेपी के सांसद रहे और 5 साल पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए। उदित राज की उम्मीदवारी को लेकर काफी नाराजगी है उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट के कई पार्टी के नेताओं में। राजकुमार चौहान ने तो इस्तीफा दे दिया, इसके अलावा देवेंद्र यादव जो पंजाब के प्रभारी हैं वो भी पार्टी से नाराज है, तो काफी नाराजगी है उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर खास तौर पर। और इस कड़ी में अब एक बड़ा अपडेट यह है कि राजकुमार चौहान ने इस्तीफा दिया है। जाहिर सी बात है मुश्किलें पड़ेंगी उदित राज जुड़ा हुआ, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे हैं और उदित राज की उम्मीदवारी से नाराजगी इतनी ज्यादा कि पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ रही हूं मैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप जानते हैं कन्नौज से इससे पहले तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लगी थी। इतना ही नहीं, बाकायदा प्रोफेसर रामगोपाल की तरफ से आज ये औपचारिक तौर पर फिर से दोहराया गया था कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। अभी तेज प्रताप समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज से उम्मीदवार बनाए गए हैं और ऐसे में आप सूत्रों के हवाले से खबर ये कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश इस वक्त मौजूद है। वीरेश, ये क्या चल रहा है पार्टी के भीतर, सहमति क्यों नहीं बन पा रही है किसी एक नाम पर? पहले तेज प्रताप के नाम का ऐलान और अब अखिलेश यादव का नाम, क्यों? देखिए, अखिलेश यादव खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपने मन के मालिक हैं और कन्नौज से वो पहला चुनाव जीते। डिंपल यादव ने चुनाव वहां से लड़ा, वो भी वहां से पहला अपना चुनाव जीती, तो वो उनकी परंपरागत सीट है और भैया के नाते वहां पर घर घर में उनकी पकड़ है। तो एक दबाव है मानसिक रूप से, नैतिक रूप से। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने उन्हें ललकारा और कहा कि अखिलेश यादव लड़ना नहीं चाहते, लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हार के डर से भाग रहे हैं। साथ ही सुब्रत पाठक ने भी ललकारा कि अखिलेश यादव में दम नहीं है कि वो कन्नौज की धरती से लड़कर चुनाव जीत सके, क्योंकि मैंने डिंपल को भी हराया तो अखिलेश को भी हराऊंगा। अखिलेश यादव ने उस चुनौती को स्वीकार किया है, सोर्सेज से खबर है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की तरफ से ललकारा जा रहा है, पार्टी के भीतर से दबाव है और इस चक्कर में बहुत मुमकिन है कि तेज प्रताप की जगह कन्नौज से उम्मीदवार अखिलेश यादव खुद बन जाए। इस बीच सीधे आपको लेकर चलती हूँ, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुधांशु त्रिवेदी मीडिया के साथ। राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है, ये मैं बात गंभीरता से पूछना चाहता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां यह परंपरा है, हमारे यहां सोना कोई एसेट नहीं है, यह फॉरेन के माइंडसेट से बाहर आइए। कोई भी हिंदू सनातनी पूजा करता है तो उसमें स्वर्ण रखा जाता है, विवाह होता है तो गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है, और यहां तक कि जब लगता है कि प्राण छूटने वाले हैं तो कहा जाता है यदि घर में सोने का कोई टुकड़ा हो तो वो उनके मुंह में रख दीजिए। किस प्रकार की चीजों के लिए, किस भावना से प्रेरित है? बहुत साफ हो गया, विदेशी मानसिकता से प्रेरित, जिसको भारत की विरासत से नफरत है, वो भारतीयों की विरासत पर गिद्ध दृष्टि डालकर बैठे, मगर अपनी पार्टी की विरासत परिवार के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये वो सारे दल हैं कि मेरी पार्टी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करेंगे बगैर इनहेरिटेंट टैक्स के, मगर आपसे इनहेरिटेंट टैक्स लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जन धन योजना के द्वारा 54 करोड़ गरीबों के खाते में धन पहुंचाया उन्होंने, और उन खातों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया है, और आप जन जन का धन खींच लेना चाहते हैं।
अगर 4 करोड़ निर्धनों को आवास मिले हैं और हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि अब उसे बढ़ाकर 7 करोड़ करेंगे, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, जिस भी शहर में ये मकान है कुछ सालों में वो भी कुछ लाख रुपए के हो जाएंगे। और जब वो अपने बेटे कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरपर्सन हैं हंसराज अहीर। उनका बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में हंसराज अहीर कह रहे हैं कर्नाटक में मूल ओबीसी के आरक्षण से ये छेड़छाड़ की गई है। ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को दिया गया है। कर्नाटक को लेकर एनबीसीसी चेयरमैन का ये बयान आया है। मेडिकल पीजी सीटों के आरक्षण में छेड़छाड़ हुई है। 4% की जगह 16 से 17% मुस्लिम ओबीसी को, बंगाल में भी ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ हुई है। सुनाते हैं आपको ये खास बातचीत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर हमारे साथ हैं। हंसराज जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने एक मसला उठाया है कर्नाटक में जो रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हुई, जो आप ये कह रहे हैं। मैं आपसे ये इंटरव्यू जिस समय कर रहा हूँ उस समय एक मसला और उठा हुआ है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मनमोहन सिंह के समय में मनमोहन सिंह ने कहा था कि कांग्रेस अधिकार छीन करके पहला अधिकार मुसलमानों को देने का कवायद है और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की कवायद है। एक और पीएम का ये बयान, दूसरी और कर्नाटक में आपका आरक्षण के इशू पर जो आपने चीजें निकाली जो कागजों में दर्ज है, क्या इन दोनों में कोई मैच है जो पीएम कह रहे हैं जो कर्नाटक में हो रहा है? देखिए, मैं तो वो बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक सरकार को हमने चिट्ठियाँ लिखी है और समीक्षा बैठक भी ली है, रिव्यू भी लेते समय हम जब गए थे तब हमें सामने ये बात आई कि कर्नाटक सरकार ने ओबीसी के 32% आरक्षण दिया हुआ है ओबीसी को, उसका उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है। उसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A में मुस्लिमों की 1917 जातियाँ हैं। इसके बाद उन्होंने कैटेगरी B2 बनाया है, 2B, उसमें ऑल मुसलमानों को ओबीसी में ले लिया है। ये हमारा जब हमारे सामने बात आई है, हम तब से पत्राचार कर रहे हैं कि भाई हमको खुलासा कीजिए कि आपने ऑल मुस्लिम भाइयों को क्यों लिया है। कि आपने उनसे पूछा कि सारे मुसलमानों को ओबीसी में क्यों ले लिया? पूछा है, कोई तरीके से जवाब अभी तक नहीं आया है। हमें 16, 19 और 17 जातियाँ का उन्होंने सर्वे किया होगा, रिपोर्ट बनी होगी, लिया होगा। ये पहले से 2002 में जो लिया है पूरे मुस्लिमों को, ये कौन सा बेस है? नहीं दिया। अब ये सब लिखते लिखते हमने ये भी पूछा कि भाई अगर ये भी है कि तुम्हारे यहाँ पे जो नौकर भर्ती होती है, पीजी में, यूजी में, जो मेडिकल में जो अभी आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी को, उसमें भी आप कैसे मेंटेन कर रहे? तो पूछा था, नौकर भर्ती का ही पूछा, और पूरे स्टेट में जो भी निकल के सामने आया, जवाब में क्या आया? उच्च शिक्षा से लेके सब जगह पूछा था, उन्होंने सिर्फ अभी एक ही अधूरा जवाब दिया, वो पीजी का दिया है, यूजी का पूरा नहीं दिया है, मेडिकल का। तो यूजी के अंदर में 930 सीटें थी 2023 में, 22-23 में। तो 2022-23 की 930 सीटों में से 150 सीटें उन्होंने माइनॉरिटी ओबीसी को दी है। अब ये परसेंट 4% से आगे में जाके 16-17% होता है। आप ये कह रहे हैं कि 4% की जगह 16-17% रिजर्वेशन दे दिया है मुसलमान ओबीसी को, उन्होंने लिख के दिया है। सरकार का रिप्लाई मुझे आ गया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि रिप्लाई जब 23 फरवरी को भेजा है, हम उनको बार बार बुला रहे हैं कि भाई इसका खुलासा तो करो, आपने इतना क्यों दिया है, क्या आधार है, इसका इम्पैक्ट क्या ओबीसी का हक मारा गया वहाँ पर? देखिए, क्लियर बात है कि जो मूल ओबीसी है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिमों में ओबीसी है, उनका भी अधिकार छीना गया है, इनका भी अधिकार छीना गया है। और 4% के बजाय में आपने, हो सकता है कि सभी को दिया है, 17% आरक्षण दे दिया है, इनका दोनों का अधिकार छीना है। सीधी बात तो सामने आती है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जरा ये सुन लेते हैं। अभी टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है कि आपके गहने जांचेंगे, आपकी जमीन जांचेंगे, आपके बैंक अकाउंट जांचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जांचेंगे और उसको देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनके लिए वोट बैंक है। तो आपने क्यों मेहनत करनी है देशवासियों? अगर आपकी मेहनत की कमाई का लाभ आपको और आपके परिवार को और आपके देश के विकास को नहीं मिलेगा, तो क्या राहुल गांधी की पार्टी को वसूली में मिलेगा? सैम पेट्रोडा इज अ गाइड, फिलोसफर, मेंटर एंड फ्रेंड ऑफ श्री राहुल गांधी एंड हिज फादर एज वेल। वो उस समय के, उनके पिताजी के समय से हैं और देश से छिपा हुआ नहीं है।
और जो सैम पित्रोदा सोचते हैं वो कांग्रेस करके दिखाती है। इसलिए देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी चिंता है कि कैसे सैम पित्रोदा की सोच कांग्रेस के मैनिफेस्टो तक पहुंची और कांग्रेस कैसे आपकी संपत्ति को आपकी मौत के बाद देश भर में बांटना चाहती है उन लोगों को, और उसके लिए सर्वेक्षण करवाने के लिए तैयार है जाति के नाम पे। अरे देखिए कांग्रेस की सोच को, पहले मन बना लिया है कि गलती से कहीं सत्ता मिल गई तो लूटेंगे कैसे। तो आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को, वही कांग्रेस पर अटैक, उसी घोषणा पत्र, और अब तो सैम पित्रोदा का जो बयान आ गया है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी तो बैकफुट पर नजर आ रही है, पल्ला झाड़ रही है, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है कहते हुए कि कांग्रेस की नजर जो है वो आपकी संपत्ति पर है। हम आगे बढ़े, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट हॉट सीट बनी हुई है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी आखिरकार मेरठ की अगर बात की जाए तो किसका खेल यहां बिगाड़ेगी। सेकेंड फेज 26 अप्रैल को मेरठ में भी वोट डाले जाने हैं। बीएसपी की तरफ से यहां समाजवादी पार्टी पर जो निशाना साधा गया है, मायावती ने कैसे कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, जरा ये सुनिए पहले। तो सपा नहीं चाहती है SC ST वर्गों के लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ मिले, और इतना ही नहीं, जब इसके बिल को प्रभावी बनाने के लिए हमने राज्यसभा में संशोधन विधेयक हमारी पार्टी द्वारा सरकार पर काफी दबाव बनाकर जब ये विधेयक आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को ही फाड़ दिया था पार्लियामेंट के अंदर। अब आप खुद बताइए कि ऐसी समाजवादी पार्टी दलितों का, शोषितों का क्या वो भला कर सकती है? और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, और सवाल जो है वो मायावती की सियासत को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके का रुख मायावती ने इस चुनाव में अपनाया है कि एक तरीके से बराबरी का फासला, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, इसीलिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि दुश्मन बीजेपी या सपा, किसका खेल बिगाड़ेंगी माया, ये सवाल बड़ा हो जाता है। आपको क्या लग रहा है प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश की सियासत और मायावती का अभी तक का राजनीतिक रुख? देखिए, इस चुनाव में मायावती के लिए और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के लिए सर्वाइवल का सवाल है। वो ये चुनाव किसी को हराने के लिए या किसी की मदद करने के लिए लड़ रही हैं, ये जो परसेप्शन बन रहा है ऐसा है, मैं नहीं मानता। वो चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से अपने को बेहतर विकल्प बताने के लिए बीजेपी का। वो आगे 2027 की लड़ाई देख रही हैं। 2027 में जब हम विधानसभा चुनाव के लिए जाएं तो लोगों के सामने हम ये कह सकें कि देखिए 5 चुनाव लगातार अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हार चुकी है, ये बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते, हमारा साथ दीजिए, हम बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। तो ये नंबर 2 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच में। बसपा की कोशिश है कि किसी तरह से नंबर 2 की जगह हासिल करें। समाजवादी पार्टी की भी ये कोशिश है कि वो बीजेपी के विकल्प के रूप में मौजूद रहें, तब उनको 2027 में उसका लाभ मिलेगा। सर, आप तो कह रहे हैं नंबर 2 की लड़ाई है, लेकिन विनोद जी यहाँ पर दूसरा पक्ष ये कि क्या इसको नंबर 2 की लड़ाई देखा भी जाएगा, क्योंकि वो पिछले चुनाव जिनका जिक्र अभी कर रहे थे प्रदीप जी, वहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इनके प्रदर्शन की तो तुलना ही नहीं की जा सकती है। बीएसपी का तो पूरी के पूरी तरीके से सुपड़ा साफ रहा। और दूसरी बात ये कि बीएसपी जो है वो इस अस्तित्व बचाने वाले दौर में नंबर 2 की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है, या फिर जो सत्ताधारी पक्ष है उसकी बी टीम का रोल निभाकर अपनी कुछ हैसियत बचाने की कोशिश में है? नहीं, देखिए, बी टीम कहना तो इससे समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से उम्मीदवार दिए हैं मायावती ने, तो अगर बीजेपी की बी टीम होती तो उम्मीदवार ऐसे दिए जाते जो बीजेपी को फायदा पहुंचाते। ठीक है। अब देखिए, गाजियाबाद में उन्होंने जिस तरह से एक राजपूत को, ठाकुर को टिकट दिया, पुंडीर को, मेरठ में एक त्यागी जी को टिकट दिया, तो ये सारे वोटर, ये अगर मजबूत होंगे उम्मीदवार तो किसका वोट काटेंगे? ये ज्यादातर काटेंगे बीजेपी का वोट। तो इसलिए बीजेपी की बी टीम तो कहना
मतलब संभव नहीं है, मुश्किल है। और मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूँ। मायावती इस बात को जानती हैं कि अगर इस चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और विधानसभा चुनाव जैसा हो गया तो उनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर निश्चित रूप से बीजेपी के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी मानी जाएगी। तो अभी लड़ाई उसी तो दूर की कौड़ी की बात है। फिलहाल तो यहाँ पर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाती हुई मायावती इस चुनाव में नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में बीजेपी की जो प्रत्याशी है माधवी लता, उन्हीं के समर्थन में बीजेपी का चुनाव प्रचार चल रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हैदराबाद की ये सीट जहां से लगातार असदुद्दीन ओवैसी सांसद बने हुए हैं और उनसे पहले उनके पिता इसी सीट से चुनकर आते रहे। यहां असदुद्दीन ओवैसी का इस गढ़ या घर कह लीजिए इलाके में चुनौती देने के लिए उन्हें बीजेपी की तरफ से माधवी लता को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, उन्हीं के पक्ष में ये बीजेपी का जोरदार रोड शो, जिसमें समर्थकों का हुजूम पुराने शहर इलाके में आप देख रहे हैं, वहीं से ये रोड शो गुजरता हुआ नजर आ रहा है। चार मीनार वाला इलाका जहां से इस वक्त ये रोड शो गुजरता हुआ आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।